नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं, मार्गरेट मिचेल का क्लासिक गॉन विद द विंड। हाँ बिल्कुल। 1936 का ये पुलित्जर प्राइज विनर अमेरिकन सिविल वॉर और उसके बाद के मुश्किल दौर की कहानी है। जॉर्जिया की पृष्ठभूमि है, टारा प्लांटेशन, अटलांटा शहर। हमारे पास उपन्यास का पूरा सार है और अलग-अलग हिस्सों के चैप्टर वाइज समरी भी हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इसकी जो मुख्य किरदार हैं, स्कारलेट ओहारा, उसकी पूरी यात्रा को समझें। और सिर्फ स्कारलेट ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोग, वो समय, वो संघर्ष, सब कुछ। स्कारलेट जो एक बहुत जिद्दी, आकर्षक, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी जोड़-तोड़ करने वाली महिला है। सही। और उसका पूरा संघर्ष अपने परिवार के बागान टारा को बचाने के इर्द गिर्द घूमता है। साथ ही एशले विल्क्स के लिए उसका वो जुनून। और हाँ, रेड बटलर को कैसे भूल सकते हैं, वो करिश्माई किरदार। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, कहानी के पहले भाग से। हाँ, तो उपन्यास की शुरुआत होती है युद्ध से ठीक पहले वाले माहौल से। सब कुछ शांत दिखता है ऊपर से, पर अंदर ही अंदर तनाव है। बिल्कुल। टारा में स्कारलेट की जिंदगी है, एशले विल्क्स के लिए उसका एक तरफा प्यार, और फिर वो खबर आती है कि एशले तो मेलेनी हैमिल्टन से शादी कर रहा है। और ये स्कारलेट के लिए जैसे पहली बड़ी चोट थी, मतलब उसकी दुनिया हिल गई। हाँ, और फिर वो 12 ओक्स की मशहूर पार्टी, वो सीन तो बहुत अहम है। स्कारलेट एशले से अपने प्यार का इजहार करती है। और वो मना कर देता है। बिल्कुल। और ये सारी बातें कौन सुन लेता है? रेट बटलर। यहीं से वो तिकड़ी, वो कॉम्प्लेक्स रिश्ता शुरू होता है। फिर युद्ध की घोषणा हो जाती है और स्कारलेट शायद गुस्से में या दिखावे के लिए मिलानी के भाई चार्ल्स हैमिल्टन से शादी कर लेती है। हाँ, बहुत जल्दबाजी में। और चार्ल्स की जल्दी ही मौत भी हो जाती है, युद्ध में बीमारी से। ये दिखाता है कि स्कारलेट शुरुआत में कितनी इम्पल्सिव थी, वास्तविकता से कितनी दूर थी। विधवा होने के बाद वो अटलांटा चली जाती है, शायद बोरियत से बचने या माहौल बदलने। पर वहां उसका सामना होता है युद्ध की असलियत से। और रेड बटलर से उसकी दोबारा मुलाकात होती है। वो समाज के नियमों को तोड़ती है, अस्पतालों में काम करती है। उसमें वो एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है, स्वार्थी है पर हिम्मत वाली भी। हाँ, हिम्मत तो दिखती है, खासकर जब अटलांटा पर हमला होता है। मिलानी की वो मुश्किल डिलीवरी। शहर जल रहा है और रेड की मदद से वो किसी तरह वहां से निकलती है, वापस टारा पहुंचती है। लेकिन टारा तबाह हो चुका है, मां मर चुकी है, पिता, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा। यहीं वो अपनी मशहूर कसम खाती है, ईश्वर गवाह है, मैं फिर कभी भूखी नहीं रहूंगी। दूसरा भाग तो पूरा इसी संकल्प पर है ना? बिल्कुल। टारा को बचाने का संघर्ष, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यहाँ तक कि वो एक सैनिक को मार देती है। ये काफी इंटेंस सीन है। क्या ये उसकी मजबूरी थी, या कह सकते हैं कि उसके अंदर की क्रूरता की झलक? शायद दोनों। ये उपन्यास दिखाता है कि जिंदा रहने की जो इच्छा होती है, वो इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। वो फिर पैसों के लिए अपनी बहन के मंगेतर फ्रैंक केनेडी से शादी कर लेती है। एक और मतलब नैतिक रूप से सवाल उठाने वाला कदम। हाँ, वो रेड बटलर से भी मदद मांगने जाती है, पर बात बनती नहीं। शायद उसका अपना अहंकार आड़े आ जाता है। और फिर वो अटलांटा में फ्रैंक का बिजनेस संभाल लेती है, उसे बढ़ाती भी है। यहाँ उसकी वो प्रैक्टिकल साइड, वो जिद दिखती है, समाज चाहे कुछ भी कहे। फिर फ्रैंक की भी मौत हो जाती है और रेड बटलर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अब ये क्या था? क्या ये प्यार था, या बस दो मजबूत पर अकेले लोगों का एक साथ आना? शायद दोनों का कुछ मिक्सचर था। तीसरा भाग उनके इसी तूफानी रिश्ते पर फोकस करता है। उनकी बेटी होती है बॉनी ब्लू। रेट उसे बहुत प्यार करता है ना, शायद वो स्नेह जो से स्कारलेट से नहीं मिल पाया। हाँ, शायद वो बेटी में ढूंढता है, लेकिन स्कारलेट वो भावनात्मक रूप से अभी भी कहीं ना कहीं एशली से जुड़ी हुई है। रेड से वो दूरी बनाए रखती है। और यहीं से उनके रिश्ते में दरारें पड़नी शुरू होती हैं, बढ़ती जाती हैं। हाँ, और तनाव बढ़ता है। एक मोड़ तब आता है जब स्कारलेट पर एशली के साथ अफेयर का शक होता है, पर मिलानी ही उसका बचाव करती है। ये स्कारलेट को थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है मिलानी के बारे में। पर पूरी तरह नहीं बदलता। नहीं, असली त्रासदी तो तब होती है जब बॉनी की मौत हो जाती है घुड़सवारी करते हुए। ओह हाँ, वो बहुत दुखद था। ये घटना रेड को पूरी तरह तोड़ देती है और उनके रिश्ते के लिए ये जैसे आखिरी झटका साबित होता है। बॉनी शायद उनकी आखिरी उम्मीद थी। उपन्यास का जो आखिरी हिस्सा है, चौथा और पांचवा भाग, वो मोहभंग और अंत की तरफ ले जाता है। रेट
दुख में डूबा हुआ है, स्कारलेट से और दूर। और फिर मिलानी की मौत हो जाती है और यहीं शायद पहली बार स्कारलेट को गहराई से एहसास होता है कि मिलानी उसकी कितनी सच्ची दोस्त थी, निस्वार्थ। और एशले कितना कमजोर और मतलब बेअसर है असल में। बिल्कुल। और उसी पर उसे ये भी रियलाइज होता है कि वो हमेशा से रेड से ही प्यार करती थी। एशले तो बस एक ख्वाब था, एक जुनून। लेकिन अफसोस ये एहसास बहुत देर से होता है। हाँ, बहुत देर से। जब वो रेड से अपने प्यार का इजहार करती है तो वो उसे अपने उन मशहूर शब्दों के साथ छोड़ देता है, फ्रैंकली माय डियर, आई डोंट गिव अ डैम। उफ, दिल तोड़ने वाला क्षण। लेकिन स्कारलेट वो हार मानने वालों में से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तारा लौटती है, अपनी गलतियों को देखती है, समझती है और रेड को वापस पाने का संकल्प लेती है। और उपन्यास यहीं खत्म होता है, उसकी इसी उम्मीद के साथ। आखिरकार कल एक और दिन है। बिल्कुल। तो ये उपन्यास सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है या सिर्फ एक हिस्टोरिकल कहानी नहीं है। ये लचीलेपन की, जिंदा रहने के संघर्ष की, युद्ध के विनाश की कहानी है। और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कह सकते हैं त्रुटिपूर्ण महिला के भावनात्मक सफर की कहानी है। ये दिखाता है कि मुसीबतें इंसान को कैसे बदल सकती हैं और कैसे भावनात्मक नासमझी रिश्तों को तबाह कर सकती है। तो उपन्यास हमें स्कारलेट के इस नए संकल्प के साथ छोड़ जाता है, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या स्कारलेट का ये नया ज्ञान, ये दृढ़ निश्चय उसे वाकई खुशी दिला पाएगा? क्या वो रेड को वापस पा सकेगी, या उसका वो कल हमेशा की तरह एक मायावी पीछा ही रहेगा? ये सवाल पाठक के जहन में रह जाता है।